खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। नोएडा में आज दिन भर बवाल देखने को मिला है। फैक्ट्री कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और कर्मचारियों ने नोएडा के कई सेक्टर में जगह जगह पर आगजनी कर दी, जिसके बाद में भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है और हालात पर कंट्रोल किया गया। आगजनी और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 100 से ज्यादा उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं कर्मचारियों के हिंसक प्रदर्शन पर डीजीपी खुद लखनऊ में कंट्रोल रूम से पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही हैं। नोएडा के अलावा फरीदाबाद और राजस्थान के भिवाड़ी में भी कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया है। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और साथ ही आसपास के कई सारे इलाकों में प्रोटेस्ट किया गया है सैलरी बढ़ाने को लेकर। हरियाणा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां पर प्रोटेस्ट किया गया था कि सैलरी बढ़ाई जाए, इसके अलावा हफ्ते में एक दिन अवकाश मिले और साथ ही जो टाइमिंग है, समय है, वो भी निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि मशीन समझकर काम करवाया जाता है, ये कर्मचारियों की तरफ से कहा गया था। लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन इतना ज्यादा हिंसक हो गया कि गाड़ियों में आग लगा दी गई, इसके अलावा पत्थरबाजी भी की गई, तोड़फोड़ भी की गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को शांत करा लिया है। अब कार्रवाई की जा रही है उन लोगों पर जिन्होंने यहाँ पर हिंसक रूप देने की कोशिश की थी प्रोटेस्ट को। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रकरण की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी सदस्य नोएडा पहुंचकर सभी स्टेक होल्डर से बात करेंगे और जल्द ही पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। औद्योगिक विकास आयुक्त को समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में एसीएस, सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवा योजना सदस्य होंगे और समिति में श्रमिक संगठन के 5 और उद्यमी संघ के 3 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। श्रमिकों के उत्पात और उपद्रव को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसमें औद्योगिक विकास आयुक्त इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। साथ ही आपको बता दें कि एमएसएमई के एसीएस, इसके अलावा प्रमुख सचिव श्रम विभाग एवं सेवा योजना विभाग के, और इसके अलावा आपको बता दें श्रम आयुक्त कानपुर, इनको सदस्य बनाया गया है। उद्यमी संगठन भी इसमें शामिल किए गए हैं और अन्य संगठन जो इससे जुड़े हुए हैं सभी को शामिल किया गया है ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। नोएडा में अगर बात करें तो करीब 20 से ज़्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। नोएडा में बवाल के बीच में गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम और साथ ही पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नोएडा में फिलहाल शांति बनी हुई है। एहतियातन प्रदर्शन वाली जगहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। नोएडा में हुए बवाल आगजनी की आंच राजधानी लखनऊ तक भी पहुंची, जिसके बाद में नोएडा के हालातों पर डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पल पल नजर रखते हुए मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दिए। यूपी पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लगातार मॉनिटरिंग करने के दौरान नोएडा पुलिस को जरूरत के मुताबिक दिशा निर्देश भी देते रहे। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि भड़काने वाले तत्वों को, बवाल में शामिल बाहरी तत्वों को भी चिन्हित किया जा रहा है। आरोपियों, भड़काने वाले, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अफवाह फैलाने वाले 2 एक्स हैंडल पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस एक्स पोस्ट में कुछ लोगों की मौत, 32 लोगों के घायल होने की बात कही गई थी। श्रमिकों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि औद्योगिक अशांति फैलाने वालों से सावधान रहें। अशांति फैलाने की साजिश हो रही है। कोरोना के समय में सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी थी। अब यूपी में रोजगार की कमी नहीं है, पहले फैक्ट्रियों में तालाबंदी होती थी। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए
ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबको लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। यह वही राज्य है जहां 2017 के पहले उद्योग तो नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग थे उसमें तालाबंदी जरूर होती थी। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है। नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को सरकार की नाकामी का नतीजा बता दिया। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई है। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। आज वहीं नोएडा प्रदर्शन को लेकर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार को फैक्ट्री कर्मचारियों की मांगे मानी जानी चाहिए। आप ये समझिए, इस सरकार में चाहे श्रमिक हो या व्यापारी, आप मेरठ जाके देखिए, हर कोई व्यक्ति परेशान है। और श्रमिक जो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है, वो मजबूरी में सड़कों पे आता है। जरूर उसके पास इतना समय नहीं कि वो बेमतलब के लिए सड़कों पे आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे का समय दिया, उस समय अवधि में पूरा नहीं हुआ। किस तरह की परिस्थितियां रही, पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, उनके घरों के क्या हालात हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को उनकी मांग माननी चाहिए। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तैयारियों का निरीक्षण किया है और बारीकियों से तैयारियों को परखा है। अधिकारियों से कार्यों की जानकारी भी ली है और साथ ही सीएम योगी ने डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद में सीएम योगी अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर है एक्सप्रेसवे की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरी तस्वीर डाट काली मंदिर की है, जहां पर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अधिकारियों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहे। उन्होंने 951 करोड़ से अधिक लागत की 423 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अहिल्याबाई चौक पहुंचकर लोकमाता अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है और रोजगार मेले का उद्घाटन भी किया, जिसमें करीब 10,000 युवाओं को जॉब दी जाएगी। और इस दौरान सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर को नगर निगम का दर्जा देने का ऐलान किया। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें।
मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है। जगन्नाथपुरी से लेकर के सोमनाथपुरी तक, काशी विश्वनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक, भारत की गुलामी के उस कालखंड में मुगल आक्रांताओं से जकड़ी हुई व्यवस्था में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर भारत की विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तन्मयता से काम कर रही थी। न्याय और सुशासन का मॉडल कैसे होता है, ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने भारत को दिया था, उस समय की व्यवस्था को दिया था। वे मालवा की शासिका थी, लेकिन पूरे देश के अंदर भारत की विरासत का संरक्षण के लिए लगी हुई थी। आज का जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है ना, ये भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने ही दिया था। औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़ा था, अहिल्याबाई होलकर जी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। मऊ जनपद में आज पुलिस ने 2 फर्जी बेसिक शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रांसफर का डर दिखाकर शिक्षक से 50,000 रुपए ट्रांसफर करवाए गए थे और ठगी होने के बाद में टीचर ने पुलिस में इसकी शिकायत दी थी, जिसके बाद में पुलिस ने जांच करते हुए बरेली से 2 लोगों को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में, जनपद बरेली में 2 अभियोग है, हरियाणा में 1 अभियोग है, मुजफ्फरनगर में 1 अभियोग है, बिजनौर में 1 अभियोग है और यहाँ मऊ में 1 अभियोग। इस तरह ये 6 मुकदमे इन पर दर्ज है। सर, कितने लोगों को अब तक इन्होंने टारगेट किया? ये इनसे इन्होंने पूछताछ में बताया कि इन्होंने ट्राई तो 20-25 लोगों को किया है, लेकिन इन्होंने 10 से 15 लोगों से पैसा प्राप्त किया है। इनका गैंग है? हाँ, तो ये एक सुनियोजित तरीके से करते हैं ये इस अपराध को, और इसमें अभी 3 व्यक्ति के सम्मिलित होने की बात आई है और जहां पर अभियोग पंजीकृत है उनसे संपर्क करके जो भी अभियोग में इनके नामी सदस्य हैं, इस बारे में और हमारी छानबीन की जा रही है। मैनपुरी में पुरानी रंजिश में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ओंछा के कस्बा मदन में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है और पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार रजीम उर्फ सीटू ने ओंछा थाने में तहरीर दी थी और उन्होंने बताया कि गांव में कुछ लोग उनकी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर आए और पुरानी रंजिश के चलते मारपीट करने लगे। शोर सुनकर पीड़ित की पत्नी, बेटा और भाई बचाने आए तो दबंगों ने उन्हें भी जमकर पीटा। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। थाना बर्रा पुलिस और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि पूरा नेटवर्क भारत से बाहर संचालित हो रहा था। गिरोह के सरगना दुबई, कंबोडिया और थाईलैंड से पूरे सिंडिकेट को कंट्रोल कर रहे थे। करीब 400 लोगों का ये नेटवर्क अलग अलग भूमिकाओं में काम कर रहा था और 6 महीने में 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे। ये प्रतिबंधित गेमिंग ऐप से और साइबर ठगी से जुड़ा हुआ एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से 8 लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन, गेमिंग ऐप और इनके पासबुक्स, चेकबुक्स का पूरा डिटेल मिला है। इनके मोबाइल फोन में करीब 50 लाख रुपए और इनके द्वारा अब तक इनकी टीम ब्रांच के द्वारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है करीब 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है। प्रतिबंधित ऐप्स के माध्यम से साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस के अधिकारियों की होश फाख्ता कर दी है। दरअसल 6 महीने में 100 करोड़ का एक मामला ऐसा सामने आया जिसमें
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन आरोपियों के जो कैमरे के जद में आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, वो 8 आरोपी हैं जिन्होंने ब्रांच 24 बनकर यहाँ काम किया। ये एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, बाकायदा कैसे लोगों को अपने शिकार बनाया जाता है, उसको अपने साथ कैसे करते हैं, उनमें बुक्स क्या है, चेक बुक्स क्या है, ऐसी तमाम चीजें। अगर इनकी बात की जाए तो कई मोबाइल्स बरामद हुए, सिम कार्ड्स हुए हैं, इनके पास से कैश 50 लाख रुपए मोबाइल में। और इन सब के बीच ये टीम 7 है जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर, लेडी इंस्पेक्टर है, ऑफिसर्स हैं यहाँ मौजूद है जिन्होंने इस रैकेट को बस्ट आउट किया, जहां एक और 8 सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। तो वहीं 14 एब्सकॉन्ड है। अब देखना है पुलिस इन तक कब और कैसे पहुंचती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बरेली में एक पढ़ी लिखी लड़की आईपीएस अधिकारी से शादी करने के चक्कर में साइबर ठगों के चंगुल में फंस गई। इतना ही नहीं, लड़की फर्जी आईपीएस अधिकारी बने साइबर ठग के डायमंड और सोने चांदी के जेवरात का गिफ्ट लेने के लालच में अपनी और अपने परिवार की गाढ़ी कमाई लुटा बैठी। फिलहाल अब पुलिस ने लड़की के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना बिथरी में एफआईआर पंजीकृत हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को किसी एक अन्य व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारी अपने आप को बताते हुए और कुछ एजेंसीज का नाम लेते हुए साइबर फ्रॉड उसके साथ किया गया। उनसे लगभग 1,30,000 की जो धनराशि थी वो अपने अकाउंट में, अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करा ली गई। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। अल-कायदा के मॉड्यूल अंसार गजवात उल हिंद से जुड़े 3 आतंकियों को सजा। कुकर बम के साथ में पकड़े गए आतंकियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें मिनहास, मसरुद्दीन और तौहीद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 11 जुलाई 2021 को एटीएस ने दुबग्गा से मिनहास को गिरफ्तार किया था। मिनहास की निशानदेही पर मसरुद्दीन और तौहीद की गिरफ्तारी हुई थी। मिनहास के घर से कुकर बम बरामद हुआ था और 15 अगस्त 2021 को यूपी में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर चुके थे तीनों। मानव बम के जरिए भी तबाही मचाने की तैयारी की जा रही थी और फिलहाल कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ऋषभमणि, क्या अपडेट है? देखिए, अल-कायदा का एक मॉड्यूल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसको उमर हलमंडी, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर कहीं रहता है, वो ऑपरेट कर रहा था और उसने यहाँ का एक मॉड्यूल बनाया था अंसार गजवातुल हिंद। उसी के लिए वो लगातार भर्तियां भी कर रहा था और उसी मॉड्यूल से मिनहाज, मसरुद्दीन और तौहीद तीनों जुड़े हुए थे और उमर हलमंडी के इशारे पर ही 15 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचाने की तैयारी थी, सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी थी। एटीएस ने मिनहाज को दुबग्गा के उसके घर से गिरफ्तार किया था। उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था, एक पिस्टल मिली थी और कुकर बम मिला था। मसरुद्दीन के घर से भी विस्फोटक मिला था और कुछ बैटरीज मिली थी और उसने डेटोनेटर भी बना लिए थे। मिनहाज, मसरुद्दीन लगातार संपर्क में थे। तौहीद इन लोगों को लगातार निर्देश दे रहा था। ये भी अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा हुआ था। एटीएस ने उस वक्त बड़ी कार्रवाई की थी और इन तीनों को, मिनहाज और मसरुद्दीन को साथ में एक ही दिन गिरफ्तार किया था। तौहीद को इनकी निशानदेही पे गिरफ्तार किया था और बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया था। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी ये सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी कर चुके थे। जो जांच के दौरान एटीएस की बात सामने आई कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद से ही इन लोगों ने सीरियल ब्लास्ट, तो यानी कई वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे और सही वक्त पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका ऋषभमणि। संभल में नॉनवेज खाने पर पति ने पत्नी की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद में थाने में सरेंडर कर जुर्म कबूल कर लिया है। मृतक महिला के मायके वालों ने आरोपी पर कई महिलाओं से अवैध संबंध का आरोप लगाया। वहीं हत्या के आरोपी ने हत्या से पहले सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी का फोटो पोस्ट करके पूछा कि क्या ये मारने लायक है। सनसनीखेज हत्याकांड में नॉनवेज खाना समेत सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। क्षेत्र में सिंघौली कल्लू ग्राम में का एक व्यक्ति है ब्रजेश प्रजापति। ये दोपहर में स्वयं थाने पे पहुंचा था और इसने आके थाने पे सूचना दी कि इसने अपनी पत्नी के सर पर
लोहे के छड़ से वार किया है और उसकी पत्नी उसके घर पे है। इस प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा उस स्थान की तलाशी ली गई, जहां इसकी पत्नी ज्योति 22 वर्ष का शव जो है वो घर में बरामद हुआ है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस के द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसे तहरीर प्राप्त करके अपराध पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर गोंडा से है, जहां पर एक निजी अस्पताल में मामूली विवाद को लेकर दो लोगों में मारपीट हो गई और हत्या जैसी सनसनीखेज वारदात हो गई है, जिसमें भांजे के झगड़े के बीच बचाव करने और भांजे को बचाने में मामा की हत्या कर दी गई। दरअसल भांजे सत्यप्रकाश शुक्ला और अनुपम शुक्ला के बीच में विवाद सुलझाने मामा आनंद पांडे पहुंचा था और मारपीट के दौरान मामा के गले पर चाकू से कई बार हुआ और उसकी मौत हो गई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। दिनांक 12/4/2026 को रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना धानेपुर के बग्गी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत दो वार्ड बॉय के बीच में ड्यूटी शिफ्ट को लेकर आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। झगड़ा बढ़ने पर दोनों के द्वारा अपने अपने कुछ लोगों को वहां बुला लिया गया, जिसके बाद वहां मारपीट की घटना हुई। इसमें एक पक्ष के दो लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर एक को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया तथा एक अन्य का उपचार जारी है। थाना धानेपुर पुलिस को प्राप्त तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है तथा दो अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगरा में फर्जी नेता महिपाल चौधरी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में होटल के कमरे में बार बालाओं के साथ में रंगरलिया मनाता हुआ महिपाल चौधरी दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो कब का है ये साफ नहीं है। आपको बता दें कि बीते 6 अप्रैल को महिपाल चौधरी ने दो लड़कियों के साथ में मिलकर फर्जी मजिस्ट्रेट के साथ में एक होटल में दबिश दी थी। महिपाल होटल में आया था और फिर वीडियो बनाई थी। होटल संचालक को डरा धमकाकर उनसे 2 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई थी, जिसके बाद में 10 अप्रैल को पुलिस ने हफ्ता वसूली का मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि महिपाल के खिलाफ पहले से ही हाथरस में मुकदमा चल रहा था। इस केस के बाद में हाथरस पुलिस ने महिपाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद में उसको जेल भेजा गया। अब आगरा पुलिस बी वारंट के जरिए महिपाल को आगरा लेकर आएगी और फिर उससे पूछताछ की जाएगी। नोएडा से खबर है, जहां पर हाई लेवल कमेटी आज भी निकालेगी समाधान कमेटी। आज रात तक निकालेगी समाधान और सभी पक्षों से बातचीत पर सीएम की नजर है। पूरे मामले में देर रात को समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई लेवल कमेटी आज ही समाधान निकालेगी और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, हाई लेवल कमेटी आज ही पूरे मामले को लेकर समाधान निकालेगी, ताजा अपडेट मिल रही है, क्या सारा जानकारी है? बिल्कुल, नोएडा में जो घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस घटना पर नजर पूरी तरीके से रखे हुए हैं और लगातार अफसरों के साथ में वो बातचीत कर रहा है सीएम कैंप। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का कैंप इन अफसरों के संपर्क में भी है कि वहाँ की स्थिति किस तरीके की है, उसके बारे में जानकारी ले रहा है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की रात को समीक्षा भी करेंगे और जो नोएडा में कंपनी मजदूर विवाद मामले में एक हाई लेवल कमेटी का गठन आज ही किया गया था, ये कमेटी आज रात में ही हल निकालेगी। एक जो कमेटी गठित की गई थी, ये प्रमुख सचिव श्रम उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी और इसके अलावा 5 लोग ऐसे रखे गए इस कमेटी में जो उद्यम से संबंधित हैं, श्रम विभाग से संबंधित हैं। ऐसे लोगों को भी कमेटी में रखा गया है, जिससे कि एक इस पूरे घटनाक्रम की पूरी जानकारी ले सके, पूरी रिपोर्ट तैयार कर सके और इस घटना का हल निकाल सके। ऐसी कमेटी तैयार की गई थी और वो कमेटी है जो हाई पावर कमेटी गठित की गई है, ये पूरी आज जांच करके आज रात तक इस पूरे मामले का हल निकालेगी और सभी पक्षों से बातचीत करके कि आखिर किस तरीके से ये घटना हुई और इसका निदान क्या है, इसका हल क्या है, इन सब मुद्दों पर बात करेगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा समीक्षा करेंगे। आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं, रात में समीक्षा होगी। घटना हुई है उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।